हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के बारे में और इसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, या फिर कह लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या है, ये बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करते हैं फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए ये डीएनए है, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेंगे और ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट कर देंगे फ्रेगमेंट्स में। किसमें कट कर देंगे? फ्रेगमेंट्स में। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस क्या होते हैं बेसिकली। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं जो कि कट करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करते हैं फ्रेगमेंट्स में। और कैसे कट करेंगे? ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। उस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करेंगे, वहां पर कट लगाएंगे, जिससे कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कट हो जाए फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, अब जो हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या कहते हैं? इस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस वो बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जो कट करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए को फ्रेगमेंट्स में, रिकॉग्नाइज करने के बाद एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जिन्हें हम बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, अब बात आती है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का नाम क्यों दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखिए, एंडोन्यूक्लियसिस को तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया कि एंडोन्यूक्लियसिस क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। रेस्ट्रिक्शन का वर्ड मतलब कहां से आया? रेस्ट्रिक्शन, देखिए, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो अलाउ नहीं करता है फॉरेन डीएनए को। बैक्टीरिया विल नॉट अलाउ फॉरेन डीएनए। देखिए, समझिए कैसे, जैसे कि इस फिगर से आपको बहुत इजीली समझ आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, जो बैक्टीरिया, ये फाज जो है अपना बैक्टीरिया, वो अपना डीएनए क्या कर रहा है? अपना डीएनए इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, फाज क्या कर रहा है? इंजेक्ट कर रहा है अपना डीएनए बैक्टीरियम में। ये बैक्टीरियल सेल है और ये फाज है। तो फाज अपना डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर रहा है। तो ये फाज की वजह से बैक्टीरियल सेल में फाज डीएनए आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस तरीके से रोल प्ले करती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? फाज डीएनए से बाइंड कर जाते हैं। देखिए, ये जो बॉल टाइप का आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाज डीएनए से बाइंड कर जाते हैं। फाज डीएनए से बाइंड करने के बाद क्या करते हैं? उस फाज डीएनए को क्या कर देते हैं? क्लीव कर देते हैं। फाज डीएनए को क्लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फाज डीएनए वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। और फाज डीएनए अगर इनएक्टिवेट हो गया तो बैक्टीरियल सेल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? फॉरेन डीएनए का, फॉरेन डीएनए को अलाउ नहीं करते बैक्टीरियल सेल में। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आएगा। रेस्ट्रिक्शन नाम क्यों आया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए? रेस्ट्रिक्शन क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंट्री फॉरेन डीएनए की। अब यहाँ पर फॉरेन डीएनए हम कौन सा ले रहे हैं? फाज डीएनए। फाज डीएनए इंजेक्ट हुआ, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया? बाइंड कर लिया फाज डीएनए से और फाज डीएनए को क्लीव कर दिया। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये जो कट करते हैं, ये जो कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही कट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे ये एक्शन नहीं रोल प्ले कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर एक्शन रोल प्ले कर सकते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर। ठीक है, अब देखिए, बात आती है कि ठीक है कि हमारा जो बैक्टीरियल सेल है वो
प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को फॉरेन डीएनए से। लेकिन कैसे वो अपने और फॉरेन डीएनए के बीच में डिफरेंशिएशन हो पाएगा, कैसे डिफरेंशिएशन हो पाएगा फॉरेन डीएनए में और अपने डीएनए में? भाई बैक्टीरियल डीएनए अपने खुद के डीएनए को भी तो क्लीव कर सकता है ना। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होती है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्या है? रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, इस मॉडिफिकेशन सिस्टम में होता क्या है। बैक्टीरियल डीएनए और जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, बैक्टीरियल डीएनए और जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है किस तरीके से रोल प्ले करता है। देखिए, अगर आप पार्ट बी देखें इस फिगर का, तो ये बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है। ये क्या है? आपका बैक्टीरियल डीएनए है। तो बैक्टीरियल डीएनए पे क्या हो जाता है? मिथाइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिथाइलेशन। और मिथाइलेशन कौन करता है? डीएनए मिथाइलेज। डीएनए मिथाइलेज के थ्रू बैक्टीरियल डीएनए पे मिथाइलेशन हो जाता है। मिथाइलेशन होने की वजह से जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं उनकी साइट्स पर मिथाइलेशन होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहां आके बाइंड नहीं कर पाता। अब ये देखिए, आप देखिए मिथाइलेशन हो गया। देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया? मिथाइलेशन हो गया। ME मींस मिथाइलेशन हो गया। रिकॉग्निशन सीक्वेंस था, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आर मिथाइलेटेड। रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिथाइलेटेड होने की वजह से क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बाइंड नहीं कर पा रहा अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पर। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पे क्या हुआ? मिथाइलेशन हो गया। मिथाइलेशन होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बाइंड नहीं कर पा रहा है अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे। अब क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड नहीं कर पा रहा अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे, तो वो अपने ही डीएनए को क्लीव नहीं करेगा। आई होप सो आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए एग्जाम्पल हम अगर लेके चलें इकोलाई का, इकोलाई, मैं लाइट कलर का पेन यूज करती हूँ तो वो दिखे। इकोलाई RY13, ठीक है। इकोलाई RY13, इकोलाई RY13 ये किस तरीके से रोल प्ले करता है? ध्यान से देखिएगा। इको R1 क्या है? इको R1 मिथाइलेज जो है अटैच करता है मिथाइल ग्रुप को। क्या करेगा? अटैच करेगा मिथाइल ग्रुप को। अब मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैच होता है? अगर आपको इको R1 की साइट पता हो तो होती है GAATTC। आई होप सो आपको सबको ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता होगा। ये क्या है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, साइट है, ठीक है। तो N6 पोजीशन पर, ध्यान से सुनिएगा, N6 पोजीशन पर सेकेंड एडेनिन रेसिड्यू के, सेकेंड एडेनिन है ये, तो इसके N6 पोजीशन पर क्या हो जाता है? मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनसे बाइंड नहीं कर पाएंगे। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए के इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाएगा तो इस डीएनए को कट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डीएनए अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है, ठीक है, फॉरेन डीएनए से। फॉरेन डीएनए पे कोई मिथाइलेशन नहीं होता, जबकि जो अपना खुद का जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो मिथाइलेटेड होने की वजह से अपने आप को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से प्रिवेंट कर पाता है, ठीक है। चलिए, आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आपको इकोलाई RY13 का मैं आपको नेमिंग समझाती हूँ। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है। अगर मैं बात करूं इको RY13, ठीक है, नॉमेनक्लेचर किस तरीके से आया? C जो है स्मॉल में आएगा, ई को, तो देखिए ई ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो कैपिटल लेटर होता है, फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, ठीक है। CO ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को, कोलाई, ठीक है। RY13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके? बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को,
कि किस स्ट्रेन से आया है, ठीक है। और आपने कई बार पढ़ा होगा जैसे ई को R1 होता है, ठीक है। तो R1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो रोमन लेटर में होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑर्डर क्या है बैक्टीरिया में, इनका आइडेंटिफिकेशन ऑर्डर क्या है। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है इनका बैक्टीरिया में। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अगर सपोज लीजिए आप एग्जाम्पल बाम H1, ठीक है। तो देखिए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल जीनस को, ठीक है, बेसिलस को। AM ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, स्पीसीज को, अमाइलो एशियन, ठीक है। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली स्ट्रेन को, ठीक है, स्ट्रेन को। और आपका 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ है बैक्टीरिया में, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है ये जो रोमन लेटर होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन बैक्टीरिया। रोमन लेटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन बैक्टीरिया। चलिए, आई होप ये आपको नॉमेनक्लेचर समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलें अगर हम, तो ध्यान से देखिए। अच्छा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं उनको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस को डिस्कवर्ड किया था तो उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। किसने डिस्कवर्ड किया था, W आर्बर, H स्मिथ एंड D नाथन्स। इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में बताया और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की डिस्कवरी पर इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। चलिए अगर अब हम नेक्स्ट चलें तो ध्यान से सुनिएगा। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, वो 3 टाइप्स में उन्हें क्लासिफाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। टाइप 1, 2, 3। तो हमें तीनों टाइप्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, तो इसीलिए हम ये टेबल देखिए। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक में बात करेंगे नेचर ऑफ एंजाइम की, कि नेचर क्या है एंजाइम का। अब ध्यान से देखिएगा, टाइप 1 में अगर हम बात करें तो क्या है, ये बाई फंक्शनल। कैसा एंजाइम है, बाई फंक्शनल। टाइप 2 में अगर हम बात करें तो ये यूनी फंक्शनल है। और टाइप 3 में अगर हम बात करें तो अगेन ये क्या है, बाई फंक्शनल। देखिए मतलब समझिए इसका, बाई फंक्शनल मैं कह रही हूं, इट मींस दैट कि इस एंजाइम में टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं उसमें दोनों टाइप की एक्टिविटी होती है, एंडोन्यूक्लियस एज वेल एज मिथाइलेज एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी, बोथ एक्टिविटी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं बाई फंक्शनल है ये। जबकि मैं यूनी फंक्शनल की अगर बात करूं तो सेपरेट होती हैं, सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है और सेपरेट ही मिथाइलेज एक्टिविटी है, सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी, ठीक है। अगेन टाइप 3 क्या है, बाई फंक्शनल है, तो अगेन इसमें क्या होगा, बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन स्ट्रक्चर की, तो ये 3 डिफरेंट सब यूनिट से मिलके बना है, 3 डिफरेंट सब यूनिट। डिफरेंट सब यूनिट। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होंगी
और अगर मैं टाइप थर्ड की बात करूं तो 2 डिफरेंट सब यूनिट होंगे। ठीक है, वहीं पर अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट, तो इसमें एटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, एज वेल एज सेम की रिक्वायरमेंट होती है। सेम इज व्हाट, एस एडिनोसाइल मीथ्योनिन, सेम, SAM, सेम। टाइप सेकंड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड टाइप थर्ड में एटीपी एंड मैग्नीशियम। तो सेम की रिक्वायरमेंट हमें किस में मिलती है, टाइप फर्स्ट में। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लीवेज साइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीवेज साइट भी इसमें, तो अगर हम बात करें टाइप फर्स्ट में तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1000 बेस पेयर। ठीक है, जैसे मेरी रिकॉग्निशन साइट है यहाँ पर, तो इसके 1000 बेस पेयर अवे ये क्या है, रेंडमली कट करता है। ठीक है, मतलब जैसे मेरी रिकॉग्निशन साइट ये है, ठीक है, तो इस रिकॉग्निशन साइट से 1000 बेस पेयर बीच में कहीं भी ये कट कर देगा। तो इस तरीके से लिख सकती हूं मैं, अप टू 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट के 1000 बेस पेयर अवे ये कहीं भी कट कर देगा रेंडमली। ठीक है, टाइप सेकंड में एट और नियर रिकॉग्निशन साइट, वहीं पर, या वैसे मोस्टली ये क्या है, वहीं पर कट करेगा, और वहां पर नहीं तो उसके आसपास ही कट करेगा। टाइप थर्ड में अगर हम बात करें तो 24 to 26 बेस पेयर 3 प्राइम टू रिकॉग्निशन साइट। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इसमें इको बी, इसमें इको आर आई जो कि मोस्ट फेमस है, और इसमें इको पी, इको पी। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, मैंने आपको बताया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे तो कट करते ही करते हैं। ठीक है, एज वेल एज जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, वो जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उनकी, जो उनकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वो 4 to 8 बेस पेयर लेंथ की होती है। जनरली कितनी होती है, 4 to 8 बेस पेयर लेंथ की रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी होगी, 4 to 8 बेस पेयर लेंथ की होगी जनरली। और ये जो रेस्ट्रिक्शन, ये जो सीक्वेंस होते हैं, जो सीक्वेंस होता है जैसे GATTC अगर हम बात करें, ये रेस्ट्रिक्शन साइट का जो सीक्वेंस होता है, ये जनरली क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। कैसे होते हैं, पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जिन्हें हम आगे से भी पढ़ें और पीछे से भी पढ़ें, सेम पढ़ने में आए। जैसे मम है, MUM, तो आप आगे से पढ़िए तब भी MUM पढ़ने में आ रहा है, पीछे से पढ़िए तब भी MUM। जैसे कि DALAD, ठीक है, तो DALAD यहां से भी पढ़ने में आ रहा है और यहां से भी DALAD पढ़ने में आ रहा है। आगे से और पीछे से पढ़े तो क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स। ठीक है, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, उन्हें बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। तो जो रेस्ट्रिक्शन साइट पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है 4 to 8 बेस पेयर लेंथ का, ये कैसे होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं जनरली। चलिए अगर हम अब बात करें तो देखिएगा, अब सपोज कीजिए, देखिए जैसे कि ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये डीएनए है, ये क्या है आपका, एक मिनट, देखिए ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस है, रेड कलर में जो हाईलाइट किया हुआ है। तो इस पे कट लगेगा, इस पे क्या लगेगा, अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की वजह से अब क्या होगा कि रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसे क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका हो गया ALU1, ठीक है,
इसने रिकॉग्नाइज किया, इसे रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। तब दो तरीके के कट प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, मींस कट करने के बाद दो तरीके का हमें रिजल्टेंट मॉलिक्यूल देखने के लिए मिल सकता है। एक हो सकता है ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, आई डोंट नो आपको इस कलर से दिख रहा है कि नहीं, अब इस कलर से देखिए, ब्लंट एंड। और दूसरा क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टैगर्ड एंड, ब्लंट एंड एंड स्टैगर्ड एंड। ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर अगर हमारा कट जो है सिमेट्री पे कट हो रहा है, अगर मेरा कट जो है वो सिमेट्रिकल कट है, मींस बिल्कुल एक्सिस पे कट लग रहा है, कैसा कट लग रहा है, बिल्कुल एक्सिस पे कट लग रहा है, तो मुझे कैसा एंड देखने के लिए मिलेगा, ब्लंट एंड्स देखने के लिए मिलेगा। अगर एंजाइम मेरा एक्सिस पे कट कर रहा है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल कट किया बीच में उसने, ठीक है, ये चार बेस पेयर का क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, और बीच में कट किया, तो बीच में कट की वजह से मुझे कैसे मिल रहा है, ब्लंट एंड कट, कैसा मिल रहा है, ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लश एंड, फ्लश, ठीक है, ब्लंट एंड्स या फिर फ्लश कट्स। अगर मेरा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा जो कट है वो एक्सिस पर ना लग के आगे या पीछे लग रहा है, जैसे मेरा ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या है, 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अब यहाँ पर बीच में कट ना लग के, ये बीच में कट लगता तो मुझे ब्लंट एंड कट मिलता, लेकिन बीच में कट ना लग के मुझे आगे या पीछे लग रहा है, उस जो एक्सिस है उसके आगे या पीछे कट लग रहा है, तो मुझे कैसा एंड देखने के लिए मिलेगा, स्टिकी एंड या फिर स्टेगर्ड एंड, स्टिकी एंड या फिर स्टेगर्ड एंड, स्टिकी एंड या फिर स्टेगर्ड एंड, कैसे एंड देखने के लिए मिलेगा, स्टिकी एंड, स्टेगर्ड एंड, या फिर ओवरहैंग कह सकते हैं आप, ओवरहैंग, ओवरहैंग एंड, ठीक है, स्टिकी एंड कह लीजिए आप, स्टैगर्ड एंड कह लीजिए, ओवरहैंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, मैं बीच में एक्सिस पर, देखो ये जैसे सपोज ये एक, ये दो, बीच में एक्सिस पे कट ना लग के आगे या पीछे कट लग रहा है, राइट या लेफ्ट कट लग रहा है, तो मुझे कैसे एंड्स जनरेट होंगे, तो मेरे एंड जनरेट होंगे स्टिकी एंड, स्टैगर्ड एंड, ओवरहैंग एंड जनरेट होंगे। अब यहाँ अगर आप इस फिगर में देखें, ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत इजी तरीका बताती हूँ आपको कि आपको कैसे पता लगेगा। अब देखिए आपका ये यहाँ पर कट लगा, ठीक है, यहाँ पर कट लगा, ठीक है, एक यहाँ कट लगा, तो कट लगने की वजह से अब मुझे कैसे ये स्टिकी एंड्स जनरेट हुए, कैसे एंड्स जनरेट हुए, स्टिकी एंड्स, या फिर आप कह सकते हैं ओवरहैंग, ठीक है। अब देखिए दो तरीके के ओवरहैंग होते हैं, दो तरीके के ओवरहैंग होते हैं, एक होता है 5 प्राइम एंड ओवरहैंग और एक होता है 3 प्राइम एंड ओवरहैंग, 5 प्राइम और 3 प्राइम, 5 प्राइम एंड ओवरहैंग एंड 3 प्राइम एंड ओवरहैंग। आपको कैसे पता लगेगा 5 प्राइम, देखिए अगर आप इसको देखें, देखिए ध्यान से, आपको तरीका ही बता दूंगी कैसे आपको पता लगेगा, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो अगर इसे मैं देखूं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम पर ओवरहैंग है ना, ये हैंग कितना है 5 प्राइम पे ना, तो ये 5 प्राइम ओवरहैंग हो गया। इन द सेम वे ये 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो ये ओवरहैंग कहाँ पर है, 5 प्राइम पे है ना, तो 5 प्राइम ओवरहैंग, समझ आ रहा है ना। 5 प्राइम ओवरहैंग मींस क्या हुआ, 5 प्राइम एंड पर जो है ओवरहैंगिंग हो रखी है। तो दो तरीके के ओवरहैंग होते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका कट जो है लेफ्ट पर लग रहा है, एक्सिस के लेफ्ट में कट लग रहा है, तो आपका कैसा ओवरहैंग जनरेट होगा, 5 प्राइम। मैं लिख देती हूँ इस चीज को, अगर आपका जो कट है वो कैसा लग रहा है, लेफ्ट पे लग रहा है, एक्सिस के लेफ्ट पे लग रहा है, तो 5 प्राइम एंड। अगर राइट पर कट लग रहा है
एक्सिस के राइट साइड पर, ये बीच में एक्सिस है, ये बीच में एक्सिस होगी, ये देखो ये बीच में यहाँ पर एक्सिस आएगी, ठीक है। इसके अगर लेफ्ट में लग रहा है तो 5 प्राइम, अगर इसके राइट में लग रहा है तो 3 प्राइम। अब देखिए कट यहाँ पे लगाना, यहाँ पर एंड यहाँ पर कट लगा, तो इसकी वजह से हमारा 5 प्राइम ओवरहैंग मिला हमें। अगर राइट में लगता तो कैसा मिलता हमें, 3 प्राइम ओवरहैंग। ध्यान रखिएगा, अगर एक्सिस के, एक्सिस क्या हो गई, बीच में, बिल्कुल मिड वाला पोर्शन, अगर मिड से राइट में कट लग रहा है तो राइट के कट पर आपको मिलेगा 3 प्राइम एंड ओवरहैंग, अगर लेफ्ट में लग रहा है तो 5 प्राइम एंड ओवरहैंग, ठीक है। तो दो तरीके के हमें एंड्स जनरेट देखने के लिए मिलते हैं, ब्लंट एंड या फिर आप कह सकते हैं फ्लश एंड, और स्टिकी एंड या फिर स्टैगर्ड एंड या फिर ओवरहैंग एंड्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टर्मोलॉजीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है। एक होता है आइसोशीजोमर्स। क्या होता है, आइसोशीजोमर्स। ध्यान से सुनिएगा, आइसोशीजोमर्स का मतलब क्या है। आइसोशीजोमर्स, आइसोशीजोमर्स वो पेयर होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो रिकॉग्नाइज करते हैं सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस को। मैं लिख देती हूं आइसोशीजोमर्स के बारे में, देखिएगा सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, और जब ये कट करेंगे, ठीक है, तो कट भी सेम लोकेशन पर करते हैं, एंड कट इन द सेम लोकेशन, सेम लोकेशन पर कट करेंगे। अच्छा, अगर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म से आया है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया है। SAC जो है एक ऑर्गेनिज्म से आया है, ठीक है, और SST दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आएंगे। ये कट भी सेम लोकेशन पर करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आइसोशीजोमर्स। जैसे आपको ऊपर एग्जाम्पल दिख रहा है। एक होते हैं आपके नियोशीजोमर्स, नियोशीजोमर्स। नियोशीजोमर्स क्या होते हैं, नियोशीजोमर्स वो एंजाइम्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज द सेम सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस है, बट प्रोड्यूस, बट डिफरेंट कट करते हैं, बट कट इट डिफरेंटली। आप देखिए ऊपर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है स्मा एंड जमा, स्मा एंड जमा। स्मा देखिए सेम, देखिए दोनों में सेम सीक्वेंस है, CCCGGG, CCCGGG, लेकिन ये कट जो है डिफरेंटली कर रहे हैं। एक बिल्कुल एक्सिस पे कट कर रहा है और एक जो है एक्सिस के लेफ्ट में कट कर रहा है। तो एक्सिस के लेफ्ट में कट कर रहा है तो 5 प्राइम एंड जो है ओवरहैंग जनरेट होगा, ठीक है। तो नियोशीजोमर्स। एक होते हैं आइसोकॉर्डोमर्स। क्या होते हैं, आइसोकॉर्डोमर्स। देखिए अगर आइसोकॉर्डोमर्स की बात की जाए, आइसोकॉर्डोमर्स वो एंजाइम होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट सीक्वेंस को। देखिए डिफरेंट सीक्वेंस होगा, डिफरेंट सीक्वेंस, बट प्रोड्यूस द सेम एंड, सेम एंड को प्रोड्यूस करेंगे। आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, कोई भी पेयर उठा लीजिए, जैसे आप बाम H1 की बात कीजिए और SAW3A की बात कीजिए। सिंपली आप बाम H1 की बात कीजिए और SAW3A की बात कीजिए। देखिए डिफरेंट है भाई, डिफरेंट इनका सीक्वेंस है, लेकिन जो कट करेंगे ये क्या करेंगे, लेकिन ये प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, सेम एंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो सीक्वेंस देखो, GGATC और नीचे क्या है, CCTAG। डिफरेंट है सीक्वेंस, लेकिन देखो GGATC और यहाँ पर क्या है, GATC, ठीक है। तो डिफरेंट सीक्वेंस है लेकिन सेम एंड को प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट सीक्वेंस है लेकिन क्या है, सेम एंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। SAW3A क्या है, SAW3A क्या है, 4 बेस पेयर लेंथ का है, जबकि बाम H1 क्या है आपका, 6 बेस पेयर लेंथ का है, ठीक है। तो डिफरेंट सीक्वेंस है पर प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ये सेम एंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट आर आइसोकॉर्डोमर्स। एक और मैं
इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी आपको, एक होती है स्टार एक्टिविटी, कलर से दिखेगा, एक मिनट, एक होती है स्टार एक्टिविटी। देखिए कुछ नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन कंडीशंस में, जैसे कि लो आयोनिक स्ट्रेंथ हो गई, हाई पीएच हो गया, तो कुछ ये नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, तब स्टार एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में ये कैपेबिलिटी होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्लीव कर सकते हैं सीक्वेंस जो कि सिमिलर हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिकल ना होने की वजह से, सिमिलर रिकॉग्निशन आइडेंटिकल नहीं है लेकिन सिमिलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो ये क्या कर देंगे, क्लीव कर देंगे, उस डीएनए को क्या कर देंगे, क्लीव कर देंगे, और क्लीव करने के बाद ये नॉन कैनोनिकल साइट्स को प्रोड्यूस्ड करते हैं, ये क्लीव करते हैं नॉन कैनोनिकल साइट्स को। ठीक है, नॉन कैनोनिकल साइट्स को क्लीव करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं स्टार एक्टिविटी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्टार एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, कुछ आपकी नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शंस कंडीशंस में आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो सिमिलर क्लीविंग सीक्वेंस को, सिमिलर क्लीविंग जो सीक्वेंस है उसे क्या करें, रिकॉग्नाइज करें और क्लीव कर दें, मींस नॉन कैनोनिकल साइट्स पर वो क्लीव कर दें, कैनोनिकल साइट ना होके नॉन कैनोनिकल साइट्स पर क्लीव कर दें, कुछ अंडर सर्टेन एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि लो आयोनिक स्ट्रेंथ हो गया, हाई पीएच हो गई, तो कुछ नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन कंडीशन में ये जो स्टार एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती है कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में। स्टार एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि आपका वो सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं है लेकिन उसके जैसा सिमिलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस सिमिलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर कट कर देगा। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे स्टार एक्टिविटी, मींस वो अपनी नॉन कैनोनिकल साइट्स पर क्लीव कर देगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं स्टार एक्टिविटी। चलिए एक लास्ट मुझे आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एग्जाम में अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, ये आपका सपोज कीजिए ये सीक्वेंस है, ठीक है, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अकर करने की, तो कैसे हम निकालेंगे। देखिए जी जो है हमें पता है हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ATGC, ATGC, तो जी के आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मैं इस सीक्वेंस में बात करूं तो जी के पहले वाले पोजीशन पे जी के आने की फ्रीक्वेंसी क्या है 1/4, 4 टोटल हैं, और जी के आने की फ्रीक्वेंसी क्या है 1/4। इन द सेम वे ए के आने की फ्रीक्वेंसी क्या है 1/4, अगेन ए के आने की 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय, आप हर किसी न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या करेंगे 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 की पावर कितना हो गया 6 है, तो 6 इज इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर 6 इज 1/4096, 4 जा मल्टीप्लाई आप करते जाइए 1/4096, इट मीन्स दैट 1 in every 4096 base pair could be this site. It means that कि आपके 4096 बेस पेयर में, ये पूरा सीक्वेंस है 4096 बेस पेयर का, उसमें चांसेस हैं कि कोई एक बार, प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक बार ये GAATTC सीक्वेंस जो है पाया जा सकता है। ठीक है, इतनी आई होप ये आपको पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वो ए की जगह क्या लिख दें, प्रिमिडीन लिख दें, प्रिमिडीन लिख दें, PY, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिमिडीन को, तो देखिए आपको पता है आपके प्रिमिडीन कितने होते हैं, 2 होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, और प्यूरिन क्या होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रिमिडीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/2, वाई, सी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रिमिडीन लिख रहा है ना, तो प्रिमिडीन मीन सी या टी में से कोई आएगा, तो 1/2। प्यूरिन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। ठीक है, एन मीन्स
एन का मतलब होता है कोई भी न्यूक्लियोटाइड आ सकता है। एन का मतलब क्या होता है? कोई भी न्यूक्लियोटाइड आ सकता है। एन देखो यहाँ पॉइंट में लिख भी रहा है, इन केस एन और एनी न्यूक्लियोटाइड इज मेंशन्ड एट अ गिवन पोजीशन इन अ न्यूक्लियोटाइड, प्रोबेबिलिटी विल बी 1। क्या होगी? 1 होगी। कोई भी न्यूक्लियोटाइड आ सकता है, जरूरी नहीं ए आई, टी आई, सी आई, जी, कोई भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। ठीक है। तो अगर इस सीक्वेंस के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर इस सीक्वेंस के लिए आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखिए जी के लिए 1/4 मल्टीप्लाई, टी के लिए अगेन 1/4, एन के लिए आप क्या रखेंगे? 1। एन के लिए क्या रखेंगे? 1। देन पी वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिमिडीन। प्रिमिडीन के लिए क्या रखेंगे? 1/2। क्यों? क्योंकि सी और टी क्या होते हैं? प्रिमिडीन है आपके, तो 1/2। देन अगेन टी के लिए 1/4 एंड अगेन सी के लिए 1/4। ठीक है। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1/512। ठीक है। इट मीन्स दैट 1 in every 512 बेस पेयर कुड बी दिस साइड। मीन्स 512 बेस पेयर में से कोई कभी भी ये एक बार ये साइट रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जा सकती है। ठीक है। देखिए ऊपर पॉइंट में लिख भी रहा है, दिस एट ईच पोजीशन इन द रेस्ट्रिक्शन साइट द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। इन केस देयर इज अ प्यूरिन और प्रिमिडीन mentioned at a given position the probability will be 1/2। ठीक है। in case n or any nucleotide the probability will be 1। n के लिए आप 1 रखेंगे, प्यूरिन प्रिमिडीन के लिए 1/2, और किसी भी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी और न्यूक्लियोटाइड, जैसे जी की अगर बात की जाए, जी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ए के आने की क्या होगी? 1/4। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2009। restriction endonucleases from two different organisms that recognize the same DNA sequence है for cleavage are called। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से सेम डीएनए सीक्वेंस की बात है तो आइसोशीजोमर्स, आइसोजाइम्स, कॉनकैटेमर्स, पैलिंड्रोम्स। ऑब्वियसली आंसर क्या है? आइसोशीजोमर्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, Which one of the following cannot be a recognition sequence for a type 2 restriction enzyme? इनमें से कौन सा जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं होगा टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए? देखिए अगर आपको याद हो, हमने टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सीक्वेंसेस कैसे होंगे? पैलिंड्रोमिक। ठीक है। तब यहां करके देखिए GAATTC, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊं तो क्या बनेगा? CTTAAG। देखिए पैलिंड्रोमिक है या नहीं? पैलिंड्रोमिक है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके AGCT का कॉम्प्लीमेंट्री बनाइए TCGA, तो देखिए पैलिंड्रोमिक है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें GCGGCCGC, तो देखिए इसका पैलिंड्रोमिक बनाइए CCGGCG, देखिए वही पैलिंड्रोमिक है, बिल्कुल है जी पैलिंड्रोमिक। ठीक है। फोर्थ वाले पे अगर हम चलें ATGCCT, इसका पैलिंड्रोमिक बनाइए TACGGA, AGG, और यहाँ क्या आ रहा है? ATG, तो ये क्या है? ये नहीं है। तो इट मीन्स दैट करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ वन। क्यों? क्योंकि क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं है, कौन सा नहीं है? ATGCCT, बिकॉज पैलिंड्रोमिक नहीं है ये। ठीक है। और हमने क्या देखा था कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं 4 to 8 बेस पेयर लेंथ के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। गेट 2014 का क्वेश्चन है, the statistical frequency of the occurrence of a particular restriction enzyme cleavage site that is 6 base pair long can be estimated to be once every 24 bases, once every 1024 bases, once every 2556 bases, once every 4096 bases। देखिए 6 बेस पेयर लॉन्ग है तो 1/4 टू द पावर 6 रख लीजिए।
कितना होगा 1/4096। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 बेस पेयर लॉन्ग है और हर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 तो आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1/4096। ठीक है, तो 1/4096 बेसिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, गेट 2018 का क्वेश्चन है। देखिए जस्ट घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, जीनोमिक डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम वाज डाइजेस्टेड विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइजेस अ 6 बेस पेयर सीक्वेंस। Assuming random distribution of bases, the average length in base pair of the fragment generated। तो वही, तो कितना होगा 4096, 6 बेस पेयर का है ना, तो 4096 बेस पेयर लेंथ का क्या होगा फ्रेगमेंट, 1 से 4, तो एवरेज लेंथ कितनी होगी 4096। ठीक है, चलिए आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया, गेट 2011 का। Restriction endonucleases which recognize and cut same recognition sequence are known as isoschizomeres, iso-accepting endonuclease, isozymes, एब्जाइम्स। क्या होगा करेक्ट आंसर आइसोशिजोमर्स। ठीक है, देखो आइसोशिजोमर्स को हेट्रोशिजोमर्स भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? हेट्रोशिजोमर्स, क्योंकि डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इनको आइसोलेट करते हैं। क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से। आइसोशिजोमर्स को हम हेट्रोशिजोमर्स भी कहते हैं क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल है ज्ञान वर्षा, आप वहां से हम इस मटेरियल को अपलोड कर देंगे, वहां से इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।